नमस्कार, मैं आनंद जैन, हेड ऑफ डिपार्टमेंट इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग, गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक कॉलेज हनुमानगढ़। आज हमारे विषय EE 301 पावर इलेक्ट्रॉनिक्स में स्टेबलाइजर चैप्टर पर एक और वीडियो में स्टडी करते हैं CVT की, यानी कांस्टेंट वोल्टेज ट्रांसफार्मर की। और हम आज जानेंगे CVT की कंस्ट्रक्शन, वर्किंग और एप्लीकेशन। हमने पिछली 2 वीडियो में स्टेबलाइजर चैप्टर की मैनुअल और ऑटोमेटिक इलेक्ट्रॉनिक स्टेबलाइजर को देखा था और सर्वो स्टेबलाइजर को स्टडी किया था। तो आज पढ़ते हैं CVT को। तो शुरू करते हैं आज की वीडियो। आज हम CVT की कंस्ट्रक्शन, कैरेक्टरिस्टिक, एप्लीकेशन और वर्किंग के बारे में जानेंगे। तो जो CVT है, कांस्टेंट वोल्टेज ट्रांसफार्मर, वो एक बहुत रिलायबल और बहुत तेज एक्ट करने वाला वोल्टेज रेगुलेटर है। ये हमारे आधुनिक कंप्यूटर जैसे लोड होते हैं, माइक्रो कंट्रोलर जैसे लोड, उनके लिए बहुत बेहतरीन वोल्टेज स्टेबलाइजर के तौर पे इस्तेमाल हो रहा है। एक CVT का जो आउटपुट है वो वस्तुतः एक स्क्वायर प्रकार की वेव होती है, भले इसे हम साइनोसॉइडल मेन सप्लाई का इनपुट दें, या वो सभी उपकरण जिन्हें DC आउटपुट रेक्टिफायर की मदद से चाहिए, उनके लिए स्क्वायर वेव का जो AC इनपुट है वो ज़्यादा बेहतर रहेगा, क्योंकि वो एवरेज वैल्यू ज़्यादा देगा, फिल्टर की रिक्वायरमेंट कम रखेगा क्योंकि रिपल्स कम होंगे। जो CVT है उसमें कोई तरह के स्विचिंग ऑपरेशंस नहीं है, किसी तरह का सर्वो जैसा मूविंग पार्ट नहीं है, तो ये ऑलमोस्ट मेंटेनेंस फ्री है। अगर ठीक से डिजाइन किया हुआ CVT हो तो वो बिना किसी रख रखाव के और बहुत फास्ट एक्टिंग है और बहुत रिलायबल वोल्टेज रेगुलेटर है। लेकिन इसमें कुछ डिसएडवांटेज हैं। एक बड़ा डिसएडवांटेज इसकी एफिशिएंसी का काफी लो होना है। तो जहां ज्यादा पावर की एप्लीकेशन है वहां इसका ज्यादा इस्तेमाल नहीं किया जाता, और अगर लोड कम हो जाता है, अगर CVT अंडर लोडेड कंडीशन पे रहती है तो इसका वोल्टेज रेगुलेशन पुअर हो जाता है। और इन्वर्टर टाइप लोड जो फ्रीक्वेंसी बदल सकते हैं, या हमारे जो लोकल जनरेटर्स होते हैं मेन लाइन की बजाय, और उनके साथ अगर अपन CVT जैसा रेगुलेटर यूज करते हैं तो फ्रीक्वेंसी बदलने पर इसका वोल्टेज रेगुलेशन की प्रोफाइल है वो बदल सकती है। जरा समझते हैं कि CVT किस तरह से काम करता है। CVT फेरो रेजोनेंस के सिद्धांत पर काम करता है, जिसमें एक सैचुरेबल कोर ट्रांसफार्मर है, जिसमें वोल्टेज बदलने पर कोर में फ्लक्स डेंसिटी की कंडीशंस बदलती है, और इस फ्लक्स डेंसिटी की कंडीशंस बदलने से इस सर्किट का इस पैरेलल कैपेसिटर के साथ व्यवहार बदलता है और वो कांस्टेंट वोल्टेज मेंटेन करने में हमारी मदद करता है। ये जो सैचुरेबल कोर ट्रांसफार्मर है और ये कैपेसिटर है, ये नॉर्मल रेटेड वोल्टेज और फ्रीक्वेंसी पे एक रिजोनेंट सर्किट बनाते हैं, इसलिए हम कहते हैं कि CVT फेरो रेजोनेंस प्रिंसिपल पर काम करता है। इसके सीरीज में एक लीनियर इंडक्टर लगा हुआ होता है। ये जो कैपेसिटर हमने यहाँ इस सैचुरेबल कोर ट्रांसफार्मर की प्राइमरी में लगाया हुआ है, वो इसकी सेकेंडरी में भी लगाया जा सकता है, और बीच में कोई सेलेक्टेड टेपिंग्स के साथ भी लगाया जा सकता है, डिपेंडिंग अपॉन डिजाइन रिक्वायरमेंट। अब अगर इनपुट में वाइड वोल्टेज वेरिएशन हो, 170 वोल्ट से लेके 260 वोल्ट तक, तो भी ये आउटपुट की वोल्टेज को प्री डिजाइंड 230 वोल्ट पे फिक्स रखता है। जो सैचुरेबल कोर ट्रांसफार्मर की जो वर्किंग है वो इस तरह से काम करती है कि अगर यहाँ इनपुट की वोल्टेज बढ़ती है तो कोर में सैचुरेशन फ्लक्स डेंसिटी बढ़ने से आ जाता है, और भले ही आप अप्लाइड वोल्टेज को बढ़ाते हैं लेकिन कोर में फ्लक्स का मान सैचुरेशन होने के कारण ज्यादा नहीं बदलता, और उससे जो इस कैपेसिटर वाला सेक्शन है इसके अक्रॉस ज्यादा वोल्टेज बिल्टअप नहीं होती, और इनपुट की वोल्टेज ज्यादा होने पे भी आउटपुट की वोल्टेज कम रहती है। हमारे CVT में एक और बहुत खूबसूरत खूबी है कि अगर सडन यहाँ लोड में शॉर्ट सर्किट्स हो जाएं या इनपुट में कोई वोल्टेज स्पाइक्स आ जाएं, तो ये जो सर्किट में जो सीरीज का ये इंडक्टर है वो वोल्टेज स्पाइक्स को भी रोकेगा और शॉर्ट सर्किट करंट को भी लिमिट में रखता है। जरा बात करते हैं कि ये जो सैचुरेबल कोर ट्रांसफार्मर है इसकी फंक्शनिंग अप्लाइड वोल्टेज के साथ किस प्रकार बदलती है, और ये किस तरह से CVT वोल्टेज को स्टेबल रखने में हमारी मदद करता है। ये बड़ा आश्चर्यजनक है कि यहाँ कोई भी टेपिंग्स नहीं है, कोई भी रिले नहीं है, कोई भी स्विचिंग नहीं है, किसी भी तरह का कोई मूवमेंट नहीं है। बस कोर में फ्लक्स डेंसिटीज की वैल्यूज बदलने से कोर की परमेबिलिटीज में जो चेंजेस आते हैं वो यहाँ वोल्टेज रेगुलेट करने का काम करते हैं। समझते हैं इस खूबसूरत से सिद्धांत को। CVT या कांस्टेंट वोल्टेज ट्रांसफार्मर फेरो रिजोनेंस के सिद्धांत पर काम करता है। रिजोनेंस शब्द इसलिए आया है कि एक ट्रांसफार्मर की इंडक्टर कॉइल के पैरेलल में एक कैपेसिटर रिजोनेंस कंडीशंस जनरेट करता है, और ये जो फेरो शब्द है वो आयरन से आया है, और यहाँ एक आयरन कोर है ट्रांसफार्मर के लिए हमने बनाई हुई, जिसे हम मैग्नेटिक सैचुरेशन में इस्तेमाल कर रहे हैं। अगर एक कोर को हमने सैचुरेशन कंडीशन पे यूज किया है और मान लेते हैं कि सिस्टम वोल्टेज में इंक्रीमेंट होता है, तो ऐसी स्थिति में जो
जो कोर है वो ज्यादा सैचुरेशन में चली जाएगी और आप पाएंगे कि बहुत ज्यादा इनपुट वोल्टेज में वेरिएशन होने पर भी कोर में फ्लक्स डेंसिटीज में ज्यादा चेंजेस नहीं आएगा और इससे हमारा ट्रांसफॉर्मर का जो सेक्शन है उसकी फ्लक्स डेंसिटीज में सैचुरेशन होने के कारण चेंजेस नहीं आएंगे, तो उसकी जो वाइंडिंग जो वोल्टेज जनरेट कर रही होगी उस वोल्टेज में कोई ज्यादा वेरिएशन नहीं आएगा। तो आप पाएंगे कि इनपुट में रिलेटिवली लार्ज चेंज होने पर भी हमारी आउटपुट वोल्टेज में बहुत मामूली सा चेंज होगा और इस सिद्धांत का हम इस्तेमाल एक बहुत वंडरफुल स्टेबलाइजर में यूज कर रहे हैं जिसमें कोई भी तरह की रिले नहीं है, किसी भी तरह के टर्न्स चेंज नहीं हो रहे हैं और कोई भी तरह का वोल्टेज रेगुलेशन में स्विचिंग डिले भी नहीं है। जरा समझते हैं कि यह जो खूबसूरत सी प्रक्रिया है वो किस तरह से काम करती है। हमारे CVT की सैचुरेबल कोर ट्रांसफॉर्मर का जो कोर का मैग्नेटाइजेशन कर्व है, जो मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी और अप्लाइड फील्ड इंटेंसिटी के बीच में इस गहरी काली रेखा के द्वारा प्रदर्शित है, उसमें जो हमारा नॉर्मल वोल्टेज का जो ऑपरेशन है उसका ऑपरेटिंग पॉइंट ये है। सामान्यतः हम किसी पावर उपकरण को हम यहाँ लीनियर पोर्शन के हाईएस्ट पॉइंट पे यहाँ यूज करना चाहते हैं जहाँ सैचुरेशन या फ्लैटनेस आने लगती है कर्व में और फील्ड इंटेंसिटी बढ़ाने पे भी फ्लक्स डेंसिटी का बढ़ना कम हो जाता है, उस हिस्से को हम सैचुरेबल पार्ट कहते हैं। तो आमतौर पे हम चुंबकीय पदार्थ को संतृप्त अवस्था में यूज नहीं करते बल्कि लीनियर पोर्शन के इस अंतिम भाग की तरफ यहाँ यूज करते हैं। लेकिन हमारी CVT में जो सैचुरेबल कोर ट्रांसफॉर्मर है उसकी फ्लक्स डेंसिटियां यहाँ सैचुरेशन के स्टार्ट में नी पॉइंट में थोड़ा ऊपर इस बिंदु 2 के स्थिति में होती है और ऐसी स्थिति में कोर क्योंकि हल्के संतृप्त हो जाती है तो उसकी परमेबिलिटी भी थोड़ी कम हो जाती है। अब अगर मेरी ऑपरेटिंग वोल्टेज बढ़ती है तो कोर अधिक संतृप्तता में जाने पर कोर में फ्लक्स डेंसिटियां बढ़ जाएगी, सैचुरेशन का लेवल ज्यादा हो जाएगा और आप देखेंगे कि जो परमेबिलिटी है वो घट जाएगी। और इसी कोर में अगर ऑपरेटिंग वोल्टेज नॉर्मल से कम हो जाएगी तो मेरा जो ऑपरेशन है वो जैसे ही कम वोल्टेज पे आएगा इन स्थिति A में वो लीनियर पोर्शन में आ जाएगा और जैसे ही वो लीनियर पोर्शन में आएगा आप देखिएगा कि कोर में जो परमेबिलिटी है उसका मान तेजी से बढ़ जाएगा। तो आप देखेंगे कि ऑपरेटिंग वोल्टेज जो है मेरे सिस्टम में जब सप्लाई की ज्यादा होगी तो कोर सैचुरेट हो जाएगी, कम होगी तो कोर लीनियर हो जाएगी और इससे मेरी कोर की परमेबिलिटी में चेंज होगा। सैचुरेशन के समय परमेबिलिटी कम है और लीनियर पोर्शन के समय परमेबिलिटी ज्यादा हो गई है। ये जो परमेबिलिटी में होने वाला चेंज है वो मेरे रिजोनेंट सर्किट के कैरेक्टरिस्टिक को चेंज करेगा। वो जो मेरे L और C का जो रिजोनेंस सर्किट में बना रहा हूं उसकी इलेक्ट्रिक नेचर को चेंज करेगा और उससे भले ही सप्लाई वोल्टेज में बड़ी रेंज में 170 वोल्ट से लेकर 280 वोल्ट तक का चेंजेस हो, लेकिन मैं पाऊंगा कि मेरा जो आउटपुट की वोल्टेज है वो 230 वोल्ट के आसपास ही रहेगी। इनपुट में वाइड वेरिएशन होने पे भी आउटपुट का जो वोल्टेज वेरिएशन है वो ±2% की रेंज में रहेगा। जरा समझते हैं कि ये सारा जो सर्किट का वर्किंग है वो किस तरह से होता है। हल्की AC सर्किट की करंट वोल्टेज रिलेशनशिप की समझ CVT को समझने में मदद करेगी। हमें मालूम है कि एक अल्टरनेटिंग करंट सर्किट में रेजिस्टेंस में करंट और वोल्टेज सेम फेज में होती है और अगर रेजिस्टेंस की ओमिक वैल्यू ज़्यादा होगी तो उसके अक्रॉस वोल्टेज भी ज़्यादा होगी। एक इंडक्टर में जो वोल्टेज है वो करंट के फेज से 90 डिग्री आगे होती है और इंडक्टर का अगर ओमिक मान कम होगा तो इसके अक्रॉस वोल्टेज भी कम होगी और अगर ये वोल्टेज बहुत कम है, मान लेते हैं 40 वोल्ट, और ये वोल्टेज बहुत ज़्यादा है, मान लेते हैं कि 230 वोल्ट, तो आप पाएंगे कि 40 वोल्ट और 230 वोल्ट एक दूसरे के साथ, ये 230 वोल्ट और ये 40 वोल्ट जब एक दूसरे के साथ 90 डिग्री का कलांतर लेकर रहेगी तो जो टोटल वोल्टेज है वो 230 वोल्ट और 231 वोल्ट जैसी ही कुछ होगी। जरा समझते हैं कि यहाँ 231 वोल्ट आने पे यहाँ 230 वोल्ट जो यहाँ आ रही है वो CVT में किस तरह से एक्ट कर रही है। जैसे हमने कभी पहले बात की है और बाद में डिटेल कंस्ट्रक्शन डायग्राम भी देखेंगे तो CVT में एक लीनियर इंडक्टर है जो बिना सैचुरेशन के किसी मैग्नेटिक पार्ट में कॉइल की वाइंडिंग की हुई है और एक 2 वाइंडिंग का ट्रांसफॉर्मर है जिसके कोर में सैचुरेशन आया हुआ है। एक तरफ हम आउटपुट ले रहे हैं और एक तरफ इस पोर्शन के कैपेसिटर पैरेलल में लगा के और सीरीज में वो लीनियर इंडक्टर लगाया हुआ है। जरूरी नहीं है कि ये कैपेसिटर आप प्राइमरी साइड में लगाएं, आप इस कैपेसिटर को सेकेंडरी साइड में भी लगा सकते हैं और कोई डिजाइन की रिक्वायरमेंट है तो इस कैपेसिटर को आप यहाँ किसी पर्टिकुलर टर्न्स की टेपिंग्स पे भी लगा सकते हैं। लेकिन ये एक
पैरेलल एलसी सर्किट हो गया है और ये एक सीरीज में इंडक्टर हो गया है। अगर ये नॉर्मल वोल्टेज है और नॉर्मल मेरी ऑपरेटिंग 50 हर्ट्ज की फ्रीक्वेंसी है तो ये एल और सी का जो सर्किट है उसमें सी की वैल्यू हमने इस तरह से डिजाइन की हुई है कि ये एलसी रिजोनेंट सर्किट हो जाएगा। हमें मालूम है कि पैरेलल में अगर एल और सी रिजोनेंट हो तो वो एक हाई ओमिक वैल्यू का इंपीडेंस हो जाएगा प्योर रेजिस्टिव। तो ये एल और सी कॉम्बिनेशन है वो एक ट्यून्ड रिजोनेंट सर्किट का रेजिस्टेंस बिहेवियर हो गया और इसकी ओमिक वैल्यू बहुत अधिक है। तो आप पाएंगे कि इस टोटल वोल्टेज का मेजॉरिटी वोल्टेज ड्रॉप यही होगा और यहाँ इस इंडक्टर में अगर थोड़ी बहुत वोल्टेज भी है तो वो क्योंकि क्वाड्रेचर में है एक दूसरे के साथ रेजिस्टेंस की वोल्टेज और इंडक्टर की वोल्टेज एक सीरीज सर्किट में 90 डिग्री के फेज डिफरेंस पे है। तो आप देखेंगे कि यहाँ अगर नॉर्मल 230 वोल्ट है तो यहाँ की वोल्टेज भी जो इस पैरेलल कॉम्बिनेशन के अक्रॉस यहाँ आउटपुट में मुझे मिल रही है वो भी ऑलमोस्ट 230 वोल्ट होगी। एक सप्लाई वोल्टेज के साथ आप कह सकते हैं कि ये जो इंडक्टर है वो एक ऐसा करंट ले रहा है जो वोल्टेज से 90 डिग्री से कुछ कम एंगल पे, क्योंकि कुछ इसमें रेजिस्टिव लॉस पार्ट भी होगा, लैग कर रहा है। और ये जो पैरेलल कैपेसिटर है वो 90 डिग्री लीडिंग का करंट ले रहा है और ये दोनों अगर रेजोनेंट हैं तो जो टोटल करंट आप देखिए यहाँ बहुत छोटा सा मैग्नीट्यूड हो जाएगा। इस एलसी सर्किट का वोल्टेज लगाने पे कम करंट लेना ये बता रहा है कि इसका इंपीडेंस है वो बहुत ज्यादा है और ये एक हाई इंपीडेंस के करंट और वोल्टेज सेम फेज में प्योर रेजिस्टिव सर्किट जैसा बिहेव कर रहा है। और ये एलआर जो पोटेंशियल डिवाइडर है वो इस तरह का बिहेव कर रहा है कि जितनी वोल्टेज यहाँ इनपुट पे है लगभग उतनी ही यहाँ आउटपुट पे आ रही है। अब जरा समझते हैं कि वोल्टेज अगर ओवर या अंडर होगी तो सीवीटी किस तरह से वोल्टेज को कांस्टेंट रखने का खूबसूरत कमाल करता है। अगर इनपुट वोल्टेज नॉर्मल से ज़्यादा हो जाती है तो किस तरह से सीवीटी आउटपुट वोल्टेज को नॉर्मल 230 वोल्ट पे रखता है, उसे समझने से पहले ये मान लेते हैं कि ये जो कोर है वो ज़्यादा सैचुरेट होकर और अपनी परमेबिलिटी घटा देती है, जैसा कि हमने मैग्नेटाइजिंग कर्व में अभी थोड़ी देर में आपको समझाना है। तो जब ये सप्लाई वोल्टेज ज़्यादा होगी तो कोर में सैचुरेशन बढ़ जाएगा और जब ये ज़्यादा सैचुरेट हो जाएगी तो कोर की परमेबिलिटी घट जाएगी। जो कोर में जो इंडक्टिव प्रॉपर्टी होती है, सेल्फ इंडक्टेंस होता है, वो परमेबिलिटी पे डिपेंड करता है। परमेबिलिटी कम होने पे इसका इंडक्टिव रिएक्टेंस कम हो जाएगा और अगर इस सेक्शन का इंडक्टिव रिएक्टेंस कम हो जाएगा तो ये जो करंट है वो ज्यादा लेगी। तो रिजोनेंस के समय जब नॉर्मल वोल्टेज थी तो कैपेसिटर का ये क्वाड्रेचर करंट जो वोल्टेज से 90 डिग्री आगे था और इस कॉइल का जो लैगिंग करंट का जो क्वाड्रेचर कंपोनेंट था वो बराबर थे। लेकिन अब क्योंकि कोर सैचुरेट हो गई है, परमेबिलिटी घट गई है, सेल्फ इंडक्टेंस और इंडक्टिव रिएक्टेंस कम हो गया है तो इंडक्टिव रिएक्टेंस का करंट ज़्यादा हो गया है। ध्यान रहे यहाँ जो करंट होता है वो V/X होता है और अगर L या X सेल्फ इंडक्टेंस और इंडक्टिव रिएक्टेंस कम हो गए हैं तो इंडक्टिव करंट ज़्यादा हो जाएगा। और आप पाएंगे कि इन दोनों का रिजल्टेंट करंट, ये जो पैरेलल कॉम्बिनेशन है वो एक ऐसा करंट लेगा जो वोल्टेज से लैग कर रहा है, यानी ये एक RL सर्किट हो गया है जिसमें R पार्ट तो कम है और L पार्ट ज़्यादा है। तो आप पाएंगे कि ये लीनियर इंडक्टर और ये जो पैरेलल कॉम्बिनेशन जो एक R और L हो गया है वो एक L और L पोटेंशियल डिवाइडर हो गया है। और अगर एक बार ये मान लेते हैं कि ये सिर्फ L और L है और यहाँ पे वोल्टेज 260 वोल्ट है और इस L पे 30 वोल्ट है तो आप पाएंगे कि इस दूसरे L पे वोल्टेज 230 आ जाएगी। तो आप पाएंगे कि ये वोल्टेज चाहे 240 हो, 250 हो या 260 हो, कोर का जो सैचुरेशन का लेवल है उसी के अनुरूप बदलेगा, उसी के अनुरूप ये परमेबिलिटी से इस सर्किट की नेचर बदलेगी और बड़ा खूबसूरत काम होगा। चाहे यहाँ वोल्टेज 240 हो, 250 हो, 260 हो, यहाँ वोल्टेज लगभग 230 रहेगी। ये ब्लू एरो वाली पोजीशन है वो मेरी नॉर्मल सप्लाई वोल्टेज की कंडीशंस हैं और ये कोर में हमारा नॉर्मल वोल्टेज पे ऑपरेटिंग कंडीशंस है जो सैचुरेशन की शुरुआत में नी पॉइंट के जस्ट ऊपर है और इस समय परमेबिलिटी जो लीनियर पोर्शन में हाई होती है उसकी तुलना में कम है। अब आप देखिए ये लाल एरो की पोजीशन, हमारी अप्लाइड वोल्टेज जैसे ही बढ़ी कोर में हमारा ऑपरेटिंग पॉइंट बदल गया है और वो गहरे सैचुरेशन में चला गया है। और आप देख रहे हैं कि इसका जब स्लोप कम होता है BH कर्व का तो कोर की परमेबिलिटी तेजी से कम हो जाती है। मेरी किसी कॉइल का सेल्फ इंडक्टेंस परमेबिलिटी के डायरेक्ट प्रोपोर्शनल होता है तो अगर परमेबिलिटी कम होगी तो सेल्फ इंडक्टेंस और इंडक्टिव रिएक्टेंस कम होगा और अगर इंडक्टिव रिएक्टेंस कम होगा तो उसके अक्रॉस जो अप्लाइड वोल्टेज है वो उसमें करंट ज्यादा भेजने लगेगी। तो आप देखिए कि यहाँ पैरेलल में दो सर्किट कंपोनेंट है, एक कैपेसिटर
जो इस वोल्टेज के साथ 90 डिग्री लीडिंग करंट ले रहा है और इस वोल्टेज के साथ ये जो इंडक्टिव रिएक्टेंस है जो लैगिंग करंट ले रहा है। और अभी कोर जब वोल्टेज बढ़ने से सैचुरेट हो गई है, परमेबिलिटी कम हो गई है, सेल्फ इंडक्टेंस और इंडक्टिव रिएक्टेंस कम हो गया है, तो इसका करंट ज्यादा हो गया है। और बड़ी अच्छी बात होगी अगर ये दोनों अगर समान ओमिक वैल्यू के थे और ये करंट और इसका रिएक्टिव करंट बराबर था नॉर्मल वोल्टेज पे, तो रेजोनेंस था। अब इंडक्टिव करंट ज्यादा होने से इस सर्किट की नेचर इंडक्टिव नेचर हो जाएगी, क्योंकि इसका जो टोटल करंट है वो अब इस वोल्टेज से लैग करने वाला हो गया है। तो आप कह सकते हैं कि ये एक ऐसा सर्किट हो गया जिसमें रेजिस्टिव पार्ट तो कम है और इंडक्टिव रिएक्टिव पार्ट ज्यादा है। तो जैसे मैंने पहले कहा था कि ये जो मेरा सर्किट है इस लीनियर इंडक्टर के साथ, ये वो लीनियर इंडक्टर का सर्किट रिप्रेजेंटेशन हो गया और ये मेरी आउटपुट की पोजीशंस हो गई, जहां ये पैरेलल सर्किट एक आरएल सर्किट हो गया है। तो ये एक एलएल डिवाइडर हो गया है और हाई इनपुट वोल्टेज होने पे भी यहाँ जो आउटपुट वोल्टेज हमारी आ रही है वो नॉर्मल वोल्टेज हो जाएगी। हम अभी सीखेंगे कि अगर सप्लाई वोल्टेज नॉर्मल वोल्टेज से कम हो जाएगी तो इस सैचुरेबल कोर में ऑपरेटिंग पॉइंट जो नॉर्मल नी पॉइंट पे था वो लीनियर पोर्शन में आ जाएगा और लीनियर पोर्शन में आ जाएगा तो कोर की परमेबिलिटी बढ़ने से इस इंडक्टिव सेक्शन का सेल्फ इंडक्टेंस और इंडक्टिव रिएक्टेंस बढ़ जाएगा। तो इसके द्वारा लिए जाने वाला जो करंट है वो कम हो जाएगा। तो आप देखेंगे इस पैरेलल कॉम्बिनेशन की जो नॉर्मल वोल्टेज पे रेजोनेंट था और ओवर वोल्टेज पे एक इंडक्टिव नेचर पा लेता था, अब अंडर वोल्टेज पे ये कैपेसिटिव नेचर पा लेगा। जरा समझते हैं। अब ये जो इंडक्टिव रिएक्टेंस है उसका करंट कम हो गया है और कैपेसिटिव करंट पहले जैसा ही है, तो आप पाएंगे कि जो रिजल्टेंट करंट है वो इस वोल्टेज से जो यहाँ है उससे लीडिंग नेचर का हो गया है। और हमें पता है कि एक सर्किट में अगर करंट वोल्टेज से लीड करता है तो उसे कैपेसिटिव सर्किट कहते हैं। तो ये जो एलसी पैरेलल सर्किट है वो एक आरसी सीरीज इक्विवेलेंट सर्किट जैसा हो सकेगा। और यहाँ आर पार्ट तो कम है और सी पार्ट ज्यादा है, तो मैं ये कह सकता हूँ कि ये जो लीनियर इंडक्टर है एल और ये जो कैपेसिटर है वो एक एलसी बूस्टर का काम करेगा। अगर यहाँ वोल्टेज मान लेते हैं 180 वोल्ट है और यहाँ पे वोल्टेज 50 वोल्ट है, तो आप पाएंगे कि यहाँ वोल्टेज 180 और 50 के साथ दो, जैसे मान लेते हैं कि ये जो वोल्टेज है सप्लाई की ये तो है 180 वोल्ट और इंडक्टर की वोल्टेज है 50 वोल्ट, तो आप पाएंगे कि ये जो वोल्टेज है आउटपुट में वो, क्योंकि इन दोनों में फेजर ऑपोजिशन है, तो आप पाएंगे कि इस वोल्टेज और इस 50 का अंतर 180 है, तो आप पाएंगे कि ये 230 हो जाएगी। तो अभी आप बड़ा कमाल देखेंगे कि कोर में वोल्टेज बदलने के साथ फ्लक्स डेंसिटी की वैल्यू अकॉर्डिंगली बदलेगी, उससे इस सर्किट का नेचर बदलेगा और ये जो पैरामीटर है वो भी आरसी नेचर का अपना मैग्नीट्यूड इस तरह से बदलेगा कि चाहे यहाँ वोल्टेज 180 हो तो भी आउटपुट 230 के आसपास होगा और 220 वोल्ट है तब भी ये आउटपुट 230 वोल्ट के आसपास होगा। इस बात को थोड़ा और समझ लेते हैं। जो मेरी नॉर्मल ऑपरेटिंग वोल्टेज थी वहां कोर की जो ऑपरेटिंग पोजीशंस थी वो इस नीले तीर से दिख रही है और इस समय कोर में परमेबिलिटी भी ठीक है। अगर मेरा सिस्टम ओवर वोल्टेज पे जाता है तो कोर में सैचुरेशन आने पे ये देखिए लाल तीर ओवर वोल्टेज की ऑपरेटिंग कंडीशन हो गई और सैचुरेशन आने के कारण कोर की फ्लक्स डेंसिटीज बढ़ने पर परमेबिलिटी तेजी से घट गई है। परमेबिलिटी घटने से सेल्फ इंडक्टेंस और इंडक्टिव रिएक्टेंस घट गया और इंडक्टिव सेक्शन ने करंट ज्यादा लिया, तो वो जो एलसी सर्किट था जो नॉर्मल वोल्टेज पे एक रेजोनेंट होकर आर जैसा बिहेव कर रहा था वो ओवर वोल्टेज पे एक आरएल टाइप सर्किट हो गया था। अब जरा इस हरे तीर पे देखिएगा, अगर मेरी ऑपरेटिंग वोल्टेज कम होती है तो कोर में फ्लक्स डेंसिटियां कम होने पे ये लीनियर पोर्शन में आ जाएगा और जब लीनियर पोर्शन में आ जाएगा तो परमेबिलिटी बढ़ जाएगी। अगर किसी कोर में परमेबिलिटी बढ़ती है तो उसका जो इंडक्टिव सेक्शन है उसका सेल्फ इंडक्टेंस परमेबिलिटी के प्रोपोर्शनल होता है वो बढ़ जाएगा। इंडक्टेंस बढ़ जाएगा तो इंडक्टिव रिएक्टेंस बढ़ जाएगा। जब इसका इंडक्टिव रिएक्टेंस बढ़ जाएगा तो इस इंडक्टर द्वारा लिया गया करंट कम हो जाएगा और ये जो पैरेलल कैपेसिटर का करंट है वो ज्यादा होने से इस एलसी सर्किट का रिजल्टेंट करंट एक ऐसा करंट हो गया जो वोल्टेज से लीड कर रहा है, यानी एक सर्किट ये कैपेसिटिव नेचर हो गया। और जैसे मैंने कहा कि ये लीनियर इंडक्टर का एल और ये जो कैपेसिटर है वो एक एलसी बूस्टर का काम करेगा और यहाँ वोल्टेज कम होगी तो भी आउटपुट में वोल्टेज ज्यादा होकर नॉर्मल रेटेड वोल्टेज आ जाएगी। सीवीटी में जो फेरो रेजोनेंस करने वाला मैग्नेटिक ट्रांसफॉर्मर होता है जो सैचुरेबल कंडीशंस पे काम करता है वो एक विशेष प्रकार की संरचना का होता है। जो हमारी प्राइमरी वाइंडिंग है वो एक लीनियर पोर्शन में बांधी हुई है और जो सेकेंडरी वाइंडिंग है जिसके पैरेलल में ये कैपेसिटर है वो यहाँ सैचुरेबल कंडीशंस में है। इधर सैचुरेशन आने पे भी इस पोर्शन में सैचुरेशन ना आए इसलिए यहाँ बीच में यहाँ एयर गैप छोड़ा हुआ है, तो आप पाएंगे कि यहाँ पर कोर में लीकेज फ्लक्स कम ज्यादा हो सकता है लेकिन कभी भी सैचुरेशन नहीं आएगा और ये पोर्शन हमेशा सैचुरेशन में रहेगा। और ये जो मेरी कॉइल है ये लीनियर इंडक्टर का भी काम कर सकती है और एक ऐसी कंपनसेटिंग वाइंडिंग का भी काम कर सकती है कि अगर
अगर मेरे सर्किट में करंट बढ़ता है, लोड बढ़ता है और इंटरनल वोल्टेज रेगुलेशन से वोल्टेज ड्रॉप्स बढ़ती है, तो यहाँ पर ज़्यादा वोल्टेज कंपनसेट होकर और जो वोल्टेज रेगुलेशन की परेशानियां उससे मुझे बचा लेगी। इस कैपेसिटर के वैल्यू और इसका टर्न्स के साथ टेप्ड जो कनेक्शन है वो दोनों तरफ किया जा सकता है, प्राइमरी साइड में भी किया जा सकता है और सेकेंडरी साइड में भी किया जा सकता है, और ये नॉर्मल वोल्टेज पे रेजोनेंस बनाएगा। ये जो कैपेसिटर है ये जो करंट लेता है उस करंट से भी हमारे कोर के सेक्शन में सैचुरेशन आने की जो जरूरत है वो पूरी होती है। तो अगर यहाँ लोड कम है तो ये जो कैपेसिटर है वो मेरी कोर के सैचुरेशन को मेंटेन करेगा। आमतौर पे ऐसी सीवीटी में अंडर लोड कंडीशंस पे वोल्टेज रेगुलेशन पुअर हो जाता है। जब हमारी वोल्टेज यहाँ नॉर्मल साइनोसॉइडल हम देते हैं तो वो चाहे 170 से 270 वोल्ट के बीच में कैसे ही बदले, आउटपुट की वोल्टेज 230 वोल्ट का आरएमएस मान रखेगी। और जब वोल्टेज बहुत अधिक हो जाती है इनपुट पे तो आप पाएंगे कि हमारा जो ऊपर का कर्व है यहाँ सैचुरेशन होने के कारण वो फ्लक्स फ्लैट हो गई है, बढ़ नहीं रही है, तो वोल्टेज भी ऊपर से फ्लैट टॉप्ड हो गई है। और इस तरह का जो सप्लाई है वो हमारे पावर डिवाइसेस को, किसी इलेक्ट्रिक मोटर को देने पे तो परेशानी है, लेकिन कंप्यूटर जैसे किसी उपकरण को देंगे तो वो अपने रेक्टिफायर से इसे डीसी बनाएगा, और जब डीसी बनाएगा तो एवरेज वैल्यू फ्लैट टॉप की ज्यादा आएगी और रिपल्स कम आएंगे, तो हमारी जो फिल्टर की रिक्वायरमेंट है वो भी कम हो जाएगी। हम सीवीटी का जो इस्तेमाल है वो किसी इन्वर्टर के बाद कर रहे हैं तो इन्वर्टर की फ्रीक्वेंसी है वो कांस्टेंट रहना बहुत जरूरी है। अगर इन्वर्टर अपनी फ्रीक्वेंसी को कंट्रोल नहीं कर पाएगा तो सीवीटी का वोल्टेज रेगुलेशन है वो खराब हो जाएगा और हमें निर्धारित वोल्टेज की बजाय सीवीटी के कारण से ही एक बदलती हुई सी वोल्टेज मिल सकती है, क्योंकि सीवीटी के पैरामीटर हैं वो सिस्टम फ्रीक्वेंसी के साथ बहुत सेंसिटिव कनेक्शन रखते हैं। सीवीटी में किसी भी प्रकार का कोई स्विचिंग एक्शन नहीं है, कोई मूविंग कंपोनेंट नहीं है, और ये बहुत फास्ट मैग्नेटिक सर्किट में फ्लक्स डेंसिटियां बहुत तेजी से बदल जाती है, तो रैपिड चेंजिंग वोल्टेज फ्लक्चुएशन पे भी स्टेबल वोल्टेज देने के लिए बहुत बेहतरीन स्टेबलाइजर है। और खास तौर से कंप्यूटर जैसी एप्लीकेशंस में जहां फ्लैट टॉप्ड अगर वेव भी मिले, स्क्वायर टाइप वेव मिले, तो भी कोई दिक्कत नहीं है। सीवीटी बहुत तेज वोल्टेज को रेगुलेट करने का काम करती है। इसमें सर्वो मोटर जैसे इनर्शिया नहीं है और मूवमेंट नहीं है, तो अगर रैपिड फ्लक्चुएशंस भी है वोल्टेज में तब भी सीवीटी बहुत बेहतरीन है। ये इनपुट और आउटपुट में जो रिक्वायर्ड आइसोलेशन है वो प्रोवाइड करती है। अगर इनपुट वोल्टेज में कोई स्पाइक्स आ जाती है या किसी तरह की नॉइज सिग्नल्स आ जाती है तो ये हमें उन स्पाइक्स और नॉइजेस से रेगुलेट कर सेफगार्ड करती है, प्रोटेक्शन प्रोवाइड करती है। इसमें ओवरलोड और शॉर्ट सर्किट के इंस्टेंटेनियस प्रोटेक्शंस हैं। इसमें क्योंकि ज़्यादा कंपोनेंट नहीं है इसलिए मेंटेनेंस रिक्वायरमेंट भी बहुत ही कम है। कभी कभी कैपेसिटर डिफेक्टिव हो जाता है या अपनी वैल्यूज बदल लेता है और वोल्टेज रेगुलेशन प्रॉपर नहीं कर पाता तो उसका रिप्लेसमेंट जरूर आवश्यक होता है। अदरवाइज ये बहुत कम मेंटेनेंस चाहने वाला उपकरण है और लोअर पावर रेटिंग्स में ये दुनिया का सबसे सस्ता वोल्टेज स्टेबलाइजर भी है। इनपुट की रेंज 260 से लेके 170 वोल्ट के बीच में, ये जो आउटपुट वोल्टेज है वो 230 वोल्ट प्लस माइनस 2% वेरिएशंस पर देगी। नो लोड पे वोल्टेज रेगुलेशन प्रॉपर नहीं रहेगा, लेकिन लोड कंडीशन पे सीवीटी बहुत बेहतरीन काम करेगी। तो लोग सजेस्ट करते हैं कि सीवीटी जब आप इस्तेमाल कर रहे हैं तो आप सीवीटी को लोडेड कंडीशंस पर रखें। जो सीवीटी बाजार में उपलब्ध हैं वो वीए रेटिंग्स में 50, 150, 250, 350, 500, 750, 1 kVA और 2 kVA साइज की उपलब्ध हैं। इससे बड़ी साइज में सीवीटी को डिजाइन करना ज्यादा कम्बरसम हो जाता है तो लोग ज्यादा पावर रेटिंग्स में सीवीटी के बजाय सर्वो स्टेबलाइजर यूज करना ज्यादा पसंद करते हैं। सीवीटी के इस्तेमाल करने में कुछ सावधानियां बरतनी जरूरी है, क्योंकि सीवीटी का एक भाग मैग्नेटिक सैचुरेशन में काम करता है तो वो अपनी सराउंडिंग में मैग्नेटिक फ्लक्स लिंकेज, चुंबकीय फ्लक्स का क्षरण बहुत ज़्यादा करता है। तो अगर हमारा कोई कंप्यूटिंग सिस्टम कोई मैग्नेटिक स्टोरेज या मैग्नेटिक डिस्प्लेज यूज़ कर रहा है या कोई फ्लॉपी डिस्केट्स यूज़ कर रहा है या कोई मैग्नेटिक टेप स्टोरेज के लिए यूज़ कर रहा है तो उनमें इस लीकेज फ्लक्स के कारण नुकसान हो सकता है, डिस्टोर्शन आ सकते हैं। जब हम सीवीटी का इस्तेमाल करते हैं तो ये जरूरी है कि आप पहले सीवीटी को ऑन करें और उसके बाद पेरिफेरल कनेक्ट करें ताकि जो स्विचिंग के डिस्टरबेंसेस होने वाले हैं
उनका पेरिफेरल पर असर ना आवे, क्योंकि सीवीटी अपने इनिशियल जो स्विचिंग सर्जेज हैं उनको अब्जॉर्ब कर लेगी और थोड़ी देर बाद जब आप पेरिफेरल चलाएंगे तो उन्हें कोई नुकसान नहीं होगा। इसी तरह से जब आप ऑफ कर रहे हैं तो पहले पेरिफेरल ऑफ करें और उसके बाद सीवीटी को ऑफ करें, अन्यथा सीवीटी को पहले स्विच ऑफ कर देंगे तो जो स्विचिंग सर्जेज सीवीटी बनाएगी उससे किसी इक्विपमेंट को नुकसान हो सकता है। जब सीवीटी का इस्तेमाल नहीं हो रहा हो और उस पर लोड नहीं हो तो सीवीटी को बंद कर देना चाहिए। सीवीटी क्योंकि सैचुरेबल कोर के साथ काम करती है तो इसमें मैग्नेटिक लॉसेस ज़्यादा है, सप्लाई में डिस्टोर्शन बहुत ज़्यादा है और ये जो पावर क्वालिटी देती है वो नॉन साइनोसॉइडल तरह की देती है। तो ये पावर डिवाइसेस के लिए और ख़ास तौर से जो इंडक्टिव लोड है मोटर्स जैसे उनके लिए सूटेबल नहीं है, लेकिन कंप्यूटर जैसे उपकरण के लिए और छोटी पावर रेटिंग्स में ये सर्वो से ज़्यादा सस्ता स्टेबलाइजर है।